हेलो एवरीवन। हमने पिछले टर्न पे ये थ्योरम आपने तैयार करी थी और आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। इसका रिजल्ट आप याद रखिएगा, ये रिजल्ट हुआ और फिर रिमार्क में हमने कुछ क्रिएट किया था, फिर दोनों को मिला के ये बॉक्स क्रिएट हुआ था। बहुत खास था वो। अब आज देखिए, मॉड z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2। बिल्कुल आसान है अगर पिछला आपने पढ़ रखा है तो। लेट z1 इज इक्वल टू r1 e की पावर i थीटा 1। लैंग्वेज नहीं लिखी, आप चाहे तो लिख लीजिएगा, एग्जाम में तो एक ही थ्योरम आएगी कि लेट अस कंसीडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 लाइक दिस। इतना इतना, जहाँ पे r1 उसका मॉडुलस है और r2 इस वाले का जो मॉड z1 और मॉड z2 के बराबर होगा। और थीटा को यहाँ पे मतलब उसका आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यूज ही नहीं करते हैं इसका। फिलहाल z1 प्लस z2 लिखिए, हमने ये खोला। मतलब e की पावर i थीटा 1 e की पावर i थीटा 2 को यूलर्स थ्योरम से यहाँ पे खोल दीजिए। रियल टर्म अलग और इमेजिनरी टर्म अलग कर लीजिए और दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए। मॉड लगाते ही रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा। ये करते ही आप गौर से देखेंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। देखिए ऐसा है ना कि स्क्वायर खोले नहीं गए, ये आप खुद खोलेंगे यहाँ पे। और ये सब स्क्वायर स्क्वायर शॉर्टकट में मत करिए, सारे स्क्वायर खोलिएगा। r1 स्क्वायर कॉमन आएगा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 वो 1 हो जाएगा। फिर r2 स्क्वायर के साथ और 2 वाले टर्म के साथ कुल मिला के ये आ जाएगा। अब क्योंकि हमें ग्रेटर चाहिए तो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 हमेशा बड़ा होगा -1 से। तो अगर मैं यहाँ पे -1 लगा देता हूँ नीचे, तो ऊपर का टर्म जो है वो हमेशा ऊपर वाला टर्म बड़ा होगा नीचे वाले के मुकाबले में, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा क्योंकि cos की सबसे छोटी वैल्यू भी -1 होती है। बाकी cos की हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे वो -1 से ज्यादा ही होगी, तो इसलिए ऊपर का टर्म हमेशा बड़ा है। कोई क्या माइनस से क्यों नहीं मल्टीप्लाई, देखिए जरूरत यहाँ पे ग्रेटर की है, लेस की नहीं है। जैसी जरूरत होती है वैसे ही जाते हैं और सामने माइनस ही चाहिए था क्योंकि प्रूफ हमें ऐसा कुछ लाना है, तो इसलिए उस बातों को ध्यान में रखते हुए आप इसमें इस प्रकार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये प्रूफ के अकॉर्डिंग बात हो रही है। अभी यहाँ पे कुछ और करना होता तो हम कुछ और कहते cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता तो लेस का निशान मुझे लगाना पड़ता। अगर ये प्लस मैं लगा देता यहाँ पे तो cos की तो अधिकतम वैल्यू +1 होगी, मगर प्लस लगाने का मतलब +1 ले लिया। तो अगर मैं +1 लेता तो ये ग्रेटर नहीं फिर लेस रह जाता क्योंकि फिर cos से ये बड़ा हो जाता 1 और अभी cos बड़ा है -1 से। सोचिए मैंने क्या क्या बोला। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे अंडर रूट r1 माइनस r2 का ये स्क्वायर हो गया, यहाँ से अंडर रूट से और ये कैंसिल हो गया, r1 माइनस r2 हो जाएगा। r1 हमने थ्योरम के शुरू में z1 और मॉड z1 और मॉड z2 और ये थ्योरम प्रूफ हो। थ्योरम लिखना बिल्कुल आसान है और ऐसे में बोलता जाऊं तो भी आसान है, लेकिन इसमें इस बातों का ध्यान रखना कि यहाँ पे कौन सा फंडा लगाना है, बस वो ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ होने को तो और भी कुछ हो सकता था लेकिन प्रूफ के अकॉर्डिंग यही चलेगा। अब आता है नेक्स्ट थ्योरम। देखिए ये 4-5 थ्योरम है, इनमें से एक निश्चित आती है। ये रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी का, अब आपके टाइम पे क्या होगा ये पता नहीं। टू प्रूव दैट मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस ये बराबर 2 टाइम्स ये। लेट अस टेक 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ले लिया आपने इतना इतना और z1 बराबर खोल दिया फौरन उनको r1 cos मतलब e की पावर i थीटा 1 को e की पावर i थीटा 2 को, दोनों को जोड़िए। जोड़ने के बाद रियल और इमेजिनरी टर्म जोड़ते टाइम ही ध्यान रखिए हमने ऐसा होगा, और घटा भी दीजिए। कोई कहा यार घटा क्यों है, कहना यार प्रूफ में था ना ये इतना हिस्सा, ऐड भी होना है और सब्सट्रैक्ट भी होना है, इसलिए हमने ऐड भी किया और सब्सट्रैक्ट भी किया। अब इस पे मॉड लगाइए और इसको मॉड लगाने को तो अंडर रूट आता है, लेकिन स्क्वायर लगा दिया ना ऊपर तो अंडर रूट नहीं लगेगा। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये पहला तो ये वाला आया, फिर ये माइनस वाले ये दूसरे आए जो प्लस के साथ आएंगे। एक माइनस के साथ और वाले के प्लस वाले पे मॉड लगाने पर ये ऊपर वाले, और जब माइनस वाले के ऊपर मॉड लगा के स्क्वायर करने पर ये दोनों, इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ बड़ा छोटा करके ये लिखा हुआ है, ये जानबूझ के मैं, क्योंकि मुझे लिखना बहुत पड़ता है मैंने इसलिए नहीं लिखा। आप पूरे स्क्वायर खोलेंगे, r1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस r1 स्क्वायर इसका sin स्क्वायर थीटा 1, r1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वो अच्छा खासा आधा पेज भर जाएगा इस लिखत पढ़त में। पूरे स्क्वायर खोलिए, कुछ टर्म कटेंगे कुछ कैंसिल होंगे, तब कहीं जाके ये आएगा 2r1 स्क्वायर प्लस r। ये थ्योरम 5-7 बार आई होगी पिछले 15 सालों में, इसलिए इसको खूब आप जितना लंबा खींच सकते हैं खींच दीजिए। और बस r1 तो पता ही है मॉड z1 है तो उसका स्क्वायर, क्योंकि r1 का स्क्वायर और दूसरा मॉड z2 का स्क्वायर,
पता नहीं क्यों आती है ये थ्योरम बार बार, पहले मैं ऐसे ही कहता था, अब पिछले 4-5 साल से कम आ रही है, लेकिन उससे पहले लगभग हर दूसरा साल आती थी। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से तैयार करें। अब आइए इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के ऊपर। कहते हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स z1 एंड z2 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये ऐसे है, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बना दिया है, नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। जस्ट अ मिनट, कुछ ऐसे करके, अरे यार लाइन भी टेढ़ी बननी है। आप एक x एक्सिस एक y एक्सिस ये लीजिए, ओरिजिन लीजिए और उसमें एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। कहिए साहब ये a है और ये b है, ये z1 है और ये आपका z2 है। अब कोई 2 पॉइंट अगर दिए हैं, उनसे पास में वाली लाइन बनानी है, तो आपको उसके ऊपर एक करंट पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। तो लेट अस टेक पॉइंट P और ब्रैकेट में z। जैसे मैंने बहुत बार क्लासरूम में कहता हूँ, सर्किल जिसका सेंटर है 0 0 ओरिजिन और रेडियस है जिसकी 1, इक्वेशन बताइए क्या है। कहिए लेट अस टेक अ पॉइंट x, y ऑन द सर्किल। इस x, y और 0 0 का डिस्टेंस निकालिए और 1 के बराबर कर दीजिए। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y, तो मतलब पॉइंट x, y लिया ना, तो वो करंट पॉइंट तो लेना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे वी हैव टू फाइंड, आप चाहे ये एक लाइन सिंपल से बना देना, चाहे ऐसे बना देना, ये बनाया ज्यादा अच्छा लगेगा। We have to find the equation of a line AB joining this one and this one. Consider a current point PZ on it. इसके ऊपर आप एक करंट पॉइंट कंसीडर कर लें। फिर आपने कंसीडर करने के बाद कहा अर्ग z माइनस z1 ओवर z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, अब ये क्या है, क्या क्लियरली करके लिखा है, देखिए z माइनस z1 ये और z माइनस z2। अब अर्ग जो दो चीजों का आप लेते हैं, थोड़ा सा याद करिए, वो अर्ग आपको क्या बताया गया था कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता था z इज इक्वल टू r e की पावर i थीटा, उसका अर्ग जो होता था वो थीटा होता था। थोड़ा सा अगर आप भूल गए हो तो मैं यहाँ लिख दूंगा, कोई सेंस नहीं है वैसे लिखने का। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू r e की पावर i थीटा, तो उसका अर्ग ऑफ z उसका ये एंगल होता है। अब यहाँ पे अगर लाइन आपके ऐसे जा रही है, तो ये जो भी x एक्सिस से एंगल बना रही है वही थीटा। अब यहाँ पे z माइनस z1 कंसीडर करिए। अब z माइनस z1 कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये z है और ये z1 है, तो ये AP की बात करता है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, z1 माइनस z2, तो वो किसकी बात करता है, कहिए वो z1 माइनस z2 में जो बात हो रही है वो आपके जस्ट ऊपर है z माइनस z1, वो AP की बात, और दूसरा AB की बात हो रही है। दोनों के अर्क को आपस में घटाया जा रहा है। तो अगर मैं z माइनस z1 बोलूं वो भी एक लाइन के ऊपर, ये तीनों एक ही लाइन पे है, या मैं z माइनस z1 बोलूं वो भी एक ही लाइन के ऊपर है, और अर्क में उन दोनों को ऊपर नीचे लिखा। अगर मैं अलग अलग करूं तो अर्ग a अपॉन अर्ग b कितना होता है, अर्ग a माइनस अर्ग b, अर्ग की प्रॉपर्टी होती है। ऊपर वाले का अर्ग कितना होगा, कहिए जो भी होगा z और z1 नाम की जो लाइन है, z और z1 वाली लाइन जो एंगल बनाती है वो उसका अर्ग होगा, और z1 माइनस z2 क्या होगा, ये जो लाइन AB है उसका अर्ग। ये तो दोनों सेम ही होंगे अर्ग, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर AP भी है और उसी लाइन के ऊपर AB भी है, तो दोनों के एंगल तो समान ही होंगे। तो एंगल अगर समान है तो एंगल घटने पे कितना आएगा, ये 0 आएगा, बिल्कुल। या आप इसको पाई भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक का एंगल मैं राइट हैंड साइड से मेजर करूं, एक का लेफ्ट हैंड साइड से मेजर करूं, है तो स्ट्रेट लाइन ही जो कि बिल्कुल आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो पाई होता है। तो इसलिए आपको इस लाइन से डरने की जरूरत नहीं। और ये याद रखिएगा कि जिसका अर्ग 0 या पाई होता है वो हमेशा प्योर रियल नंबर होते हैं। अभी थ्योरम पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं ये कैसे प्योर रियल नंबर होते हैं, क्योंकि वो बीच में बार बार चीजें आने पे बहुत घपला हो जाएगा। तो ये अगर प्योर रियल नंबर है, तो अगर प्योर रियल नंबर है कोई, तो z बराबर z बार होगा। z बार क्या होता है, कंजुगेट होता है। अगर रियल नंबर है तो z बार तो क्रिएट ही नहीं होगा, तो मतलब माइनस आई बनेगा ही जब उसमें आई नहीं। प्योर रियल का मतलब है आई नहीं, तो प्योर रियल का नंबर तो ये हो गया कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और वो प्योर रियल है, तो z और z बार आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पे ये टर्म प्योर रियल है, तो इसका बार भी इसके बराबर होगा। अब बार को अंदर ले जाइए चारों जगहों पे। अब मुझे कुछ खास नहीं करना, इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस टर्म से ये टर्म मल्टीप्लाई और इस टर्म से ये टर्म मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो ये मल्टीप्लाई किया, उसके बाद z से इनको मल्टीप्लाई, z1 से और अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे z1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर z2 से इसको मल्टीप्लाई। देखिए z वाले टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई करते चले जाइए और करने के बाद कॉमन ऐसे लेंगे, पहले z लेंगे और फिर z बार। देखिए याद रखना z1 और z2 ये तो गिवन नंबर थे आपको और z ही आपने करंट पॉइंट लिया था, तो z अगर करंट पॉइंट है तो z बार उसका कंजुगेट पॉइंट है, तो z और z बार आप कॉमन लेंगे और बाकी सबको ऐसे ही लिखते रहेंगे और बस उसके बाद आप इसको कॉमन ले लेंगे जस्ट। हाँ जी, चलिए तो आप इसमें अब ऐसा करेंगे कि z1 आपने यहाँ z कॉमन लिया, z बार आपने कॉमन लिया, दोनों टर्म आप यहाँ से कॉमन लेंगे, z भी और z बार भी, वो कॉमन लेने के बाद और बाकी जो कांस्टेंट टर्म कट फुट के जो बचा वो ये एक साथ यहाँ पे लिख देंगे। बस यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है लाइन की, इसको आप सही से तैयार कर लीजिए। अब जर्नल इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है? अब इक्वेशन नंबर 1 जो अभी पीछे आई है आपके पास, ये इसको अगर आपको ये इक्वेशन इसको जर्नलाइज करना है, पुट इक्वेशन 1 को जर्नल फॉर्म में लाना है तो इसको पहले i से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद इस माइनस i और z1 माइनस z2 को a मान लें। देखिए जिसको भी हम a मानना है, b मानना है, c मानना है, कुछ भी मानना है, या जिनकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कट रहे थे वो सब याद रखिएगा गिनतियां थी। गिनती से मतलब जो शुरू में 2 पॉइंट गिवन थे a और b, उनका ही कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 थे। तो जो आप सोचिए ना 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, तो ये क्या होंगे 1, 2 और 3, 4, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, z और z बार ही यहाँ पे वेरिएबल, उनको नहीं छुआ जाएगा, बाकी सब लड़ाई लड़ी जाएगी। तो बस मैं ये आपने a मान लिया, अगर मैं इसको a मान लूं और फिर मैं बार लगा दूं तो i का तो फिर एक बार इस पे लग जाएगा और एक बार ऊपर आ जाएगा, तो माइनस i पहले से था और माइनस लगने पर ही पॉजिटिव बन गया ये, और बार इन पे लगने पर ही अंदर आ गए। तो इससे क्या मुझे मिला हिंस, और साथ में हमने क्या कहा कि ये जो टर्म है z1 z2 बार माइनस z1 बार और z2 बार, ये क्या बवाल है कि ये प्योर इमेजिनरी टर्म है। सो i जो है ये प्योर रियल नंबर हो जाएगा से c। देखिए ऐसा है, एक जो माना था ये a, वो तो ये z बार वाला कोफिशिएंट था, देखा a बार लेने पर जो चीज आई वो z का कोफिशिएंट है, सुनते रहना जो बोल रहा हूं। और लास्ट वाले टर्म को क्या कहा कि ये प्योर आपका रियल नंबर है, इसलिए मैं इसको c मान। अब इसको बोल दो दिया मैंने, ये प्योर पहले बोला था इमेजिनरी, i से मल्टीप्लाई होने के बाद ये रियल हुआ, तो ये इमेजिनरी कैसे है मैंने नीचे प्रूफ करके दिखाया है। z1 कितना, ये z2 इतना, यहाँ क्या लिखना है z1 z2 बार, तो ये z1 दूसरा z2 बार, ये z1 और ये क्या है z2 बार। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये 4 टर्म बचे, आप देखो चारों में i मौजूद है, तो ये क्या है, ये प्योर इमेजिनरी, और जब इससे i मल्टीप्लाई होगा तो ये प्योर रियल हो जाएगा। और ये अगर पूरा एक रियल नंबर है तो इतने तामझाम की जरूरत क्या है, इसकी जगह पे आप c लिख दें। तो आप जैसे इसको, तो पहला वाला तो a बार हो गया, दूसरा a हो गया और तीसरा टर्म c हो गया। यही लाइन की जर्नल इक्वेशन है। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, पहला वाला क्या हो गया, ये a है माइनस ये वाला टर्म माइनस i के साथ आपका जो z बार का कोफिशिएंट है वो a है, जो z का कोफिशिएंट है वो a बार बन गया है। और जो आपके बाकी टर्म है, जो लास्ट में ये वाला टर्म है, i को अगर छोड़ दूं ये जो है ये प्योर इमेजिनरी है, i से मल्टीप्लाई करने पर ये प्योर रियल हो जाता है। कैसे प्योर इमेजिनरी है ये आपको दिखाया, ये 4 टर्म बचेंगे, ये चारों के चारों इमेजिनरी, तो ये प्योर i से मल्टीप्लाई करने पे प्योर रियल, इसको आप c डाल दीजिए, तो ये आपका c जो है आपका एक रियल नंबर को शो कर देगा। तो z का कोफिशिएंट क्या आया था कि ये a बार, और ये कितना आया था, ये a था, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा आपका a बार z प्लस a z बार प्लस c, जो कि एक c वेयर c इज द रियल नंबर। दिस इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यही आपकी जर्नल इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। बात एक चीज यहाँ पे छूट रही है कि ये प्योर रियल नंबर है। तो प्योर रियल नंबर कैसा होता है, जैसे आप सोचिए एक बात कि मैं अचानक एक प्योर रियल नंबर लिख दूं, क्या ये मैंने अचानक 5 लिख दिया, बिल्कुल रियल नंबर है, इसको मैं 5e की पावर i 0 लिख सकता हूँ। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z जो मैं लिखता था हमेशा x प्लस आई वाई, उसको हमेशा r e की पावर i थीटा से मैं शो करता हूँ। अब e की पावर 0 i कितना हो गया, e की पावर 0 वो कितने के बराबर हो गया, 1 के, तो ये 5 के बराबर ही है। तो अब मैं कहूँ अगर मैं 5 को लिखा होता मैंने 5 प्लस i 0,
तो ये लेकिन लिखा तो यही जाता 5e⁻i0। तो अर्ग ऑफ z यहां से कितना होगा थीटा, तो यहाँ पे अर्ग ऑफ z कितना हो जाएगा, तो ये अर्ग ऑफ z 0 हो जाएगा। अब आपको 5 नहीं लो, -5 लीजिए, तो मैं लिख सकता हूँ 5e⁻i पाई, क्योंकि e की पावर i पाई कितना होता है, तो ये cos पाई प्लस i sin पाई, cos पाई कितना होता है -1, तो इसलिए ये मैं -1 की जगह पे e⁻i पाई लिख सकता हूँ। तो मैं अब इसका अर्ग ऑफ -5 क्या निकालूंगा, जैसे ऊपर अर्ग ऑफ 5 0 था, तो अर्ग ऑफ -5 कितना हो गया पाई। तो रियल नंबर 5 का अर्ग कितना आया 0, रियल नंबर -5 का अर्ग कितना आया पाई। दुनिया के कोई सा भी रियल नंबर पकड़िए, वो होगा तो इसी रूप में, कहिए √2 ले लूं तो √2 e⁻i0, इसका अर्ग कितना हो गया, कहिए इसका अर्ग भी 0 होगा। और अगर मैं -√5 ले लूं तो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, √5 e⁻i पाई, इसका अर्ग कितना हुआ, कहिए पाई हो। तो दुनिया के हर रियल नंबर का जो अर्ग होता है वो या तो 0 होता है या वो पाई होता है। अब इसमें एक बात याद रखना, कोई सोचे कि पॉजिटिव भी बोल दिया नेगेटिव भी बोल दिया, 0 का अर्ग क्या होगा, ये बहुत खतरनाक कहानी है। 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 + i0। अब फिर से चलते हैं कि ये z बराबर x + iy और e⁻i थीटा, एक जनरल कहानी होती है, और इसका जो अर्ग होता है वो अर्ग ऑफ z वो थीटा होता है। थीटा कितने के बराबर आपको शुरू में डिफाइन कराया था, tan इनवर्स y/x। तो यहाँ पे मैं अर्ग ऑफ 0 अगर डिफाइन करूंगा, तो ऐसे यहाँ पे अर्ग ऑफ z इमेजिनरी पार्ट बटे ये, तो ये कितना हो जाएगा 0/0। ये क्या टर्म है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो आपका ये अर्ग ऑफ 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, इसे याद रखना। मैं इसके लिए पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा कि डिफरेंट नंबरों के अर्ग क्या होते हैं, रियल नंबर्स के और इसके उसके, लेकिन इस वक्त आ गया था तो इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा कि अर्ग जो होता है वो रियल नंबर का या तो 0 होता है या पाई। अगर यहाँ पे जिस टर्म का भी अर्ग आपका 0, ये तो हमने निकाला था लाइन के एंगल से कि 0 है या पाई, और 0 या पाई आया तो इसका मतलब ये रियल नंबर है, और ये रियल नंबर है तो इसका बार लगाने में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स का तो कुछ आई है ही नहीं, तो z बराबर z बार, तो इसका इसके बार के बराबर हो। इसको आर्टिकल को कई बार सोचिएगा और पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। मैं सर्किल का अगला होगा वो इसके हम बाद में पढ़ेंगे, आज बस आप इतना रखें। ओके।